नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट। तो देखें संसद, तो देखें आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये बात आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती, यानी राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी संसद का सदस्य नहीं होता बल्कि संसद का क्या होता है? अंग होता है। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों होता है? तो देखिएगा, कोई भी कानून हो, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अब देखते हैं कि लोकसभा क्या है। तो देखें लोकसभा का कौन से आर्टिकल में विवरण है जी? लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। देखें लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ जी? 17 अप्रैल 1952। जबकि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। यानी इसका गठन तो किया गया 17 अप्रैल 1952 व इसकी प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। अब लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों के चुनाव होते हैं जी? निर्वाचित सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 543। जबकि इसकी सीटें कितनी हो सकती हैं? 550 हो सकती है। यानी वर्तमान में तो कितनी है जी? 543। जबकि इसकी कितनी हो सकती हैं? 550। जो ये 7 सीटें हैं, ये जो पीओ के क्षेत्र है उससे संबंधित है। तो वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। और अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं। देखें, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था। 2 एंग्लो इंडियन यानी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को क्या करता था जी? मनोनीत करता था। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करता है। यानी 104वां अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अब राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता। अब देखें कि आर्टिकल 82 में क्या है, अनुच्छेद 82 में क्या है। तो देखें अनुच्छेद 82 में है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का काम क्या है जी? परिसीमन आयोग का कार्य है 10 वर्ष की जनगणना के पश्चात, प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करता है? सीमांकन करता है। यानी प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करता है? सीमांकन करता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 82 में है। इसी प्रकार देखें लोकसभा में सीटें कितनी है जी? निर्वाचित सीटें 543 हैं वर्तमान। इसमें से 84 सीटें एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए क्या हैं? आरक्षित है। लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए क्या हैं? आरक्षित है। जबकि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति
एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 84, जबकि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं जी, 47 सीटें आरक्षित हैं। इसी प्रकार आर्टिकल अनुच्छेद 84 में क्या है, तो अनुच्छेद 84 में है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए जी, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। कोई भी राजनीतिक पद हो उसकी न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि इसका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसी प्रकार आर्टिकल अनुच्छेद 83 में क्या है, अनुच्छेद 83 में है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। देखें, लोकसभा को अपन लोग प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि प्रथम सदन कौन सा है, लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, अस्थायी सदन। तो यहां पर मैंने बताया लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी, 5 वर्ष का। लेकिन ये क्या है, अस्थायी है। यदि किसी सरकार को बहुमत नहीं हो तो वो समय से पहले भी भंग हो सकती है। इसीलिए तो लोकसभा कौन सा सदन है, अस्थायी सदन है। तो प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय यानी लोगों का सदन कहा जाता है। अब देखें, लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो लोकसभा एक क्या चुनती है जी, अध्यक्ष चुनती है, और एक क्या चुनती है, उपाध्यक्ष चुनती है। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। जो लोकसभा बैठी है उसी में से लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करती है, चुनाव करती है। उसके बाद में है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है जी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है। जबकि ये पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी जी,
मीरा कुमार। एक देखें, अध्यक्ष के अलावा एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर नाम सुना होगा आपने। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? तो देखिएगा, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन होने पर राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं है। और प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो या तो लोकसभा में ज्यादा बार जीत के आया हो या उसकी उम्र ज्यादा हो। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। और देखो, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उसको शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में ही नए लोकसभा अध्यक्ष का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। और ज्यों ही नया लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है त्यों ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये तो कुछ टाइम के लिए ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यानी इसी की अध्यक्षता में नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और जो ही नया लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार है राज्यसभा। तो देखिएगा राज्यसभा के बारे में, तो देखें, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा का गठन कब हुआ जी? 3 अप्रैल 1952। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई? इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। इसकी प्रथम बैठक कब हुई जी? 13 मई 1952। देखें, 1954 से पहले, 1954 में तो इसे क्या कहा जाने लगा? राज्यसभा। जबकि 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। यानी 1954 से पहले राज्यसभा को राज्यसभा नहीं कहा जाता था बल्कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। अब देखें, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। जब लोकसभा प्रथम है तो राज्यसभा कौन सा है? द्वितीय है। लोकसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है जी। यानी जब लोकसभा निम्न है तो राज्यसभा उच्च है। और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। परमानेंट सदन है जी। राज्यसभा कौन सा सदन है? परमानेंट सदन है। यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। जबकि लोकसभा कौन से है? अस्थायी सदन है। यानी कहने का अर्थ है कि लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। जबकि राज्यसभा द्वितीय सदन है, उच्च सदन है और परमानेंट हाउस है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसी प्रकार देखें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं जी? राज्यसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। जबकि राज्यसभा की सीटें हो कितनी सकती हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं जी? 250 हो सकती हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12 सदस्यों को, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। एक देखें, राज्यसभा के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। इसी प्रकार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु देखें, ये जो न्यूनतम आयु से संबंधित है आर्टिकल 84 है। तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए जी? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। अब इसका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है और इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर न तो गुप्त लिखा है न खुला लिखा है संविधान में, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसे ही होता है। इसी प्रणाली से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त पद्धति के द्वारा होता है जी, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का। जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। यानी संविधान में नहीं लिखा है। वर्तमान में तो 2003 में यहां पर खुला मतदान लिख दिया गया है, 2003 में। संविधान में नहीं लिखा है, वैसे प्रोसेस है। अच्छा देखें, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। अब है कि राज्यसभा सदस्यों को चुनता कौन है इस प्रणाली के द्वारा? तो राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनते हैं जी? एमएलए यानी विधायक चुनते हैं। कौन चुनते हैं? विधायक यानी एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्य कौन सी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। इसी प्रकार है कार्यकाल, टर्नओवर। आर्टिकल 83 में है तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो वो स्थायी सदन क्यों है? अभी मैं बता रहा हूं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 6 वर्ष का। और इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद में पद से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं? पद से हट जाते हैं। कहने का अर्थ है कि राज्यसभा के सदस्य सभी के सभी एक साथ नहीं हटते हैं। एक तिहाई 2 वर्ष के बाद में, फिर एक तिहाई 2 वर्ष के बाद में, फिर एक तिहाई 2 वर्ष के बाद में, और उनकी जगह नए सदस्यों का क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में सदस्य संख्या हमेशा क्या रहती है? बनी रहती है। इसीलिए तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होती। ये बात आर्टिकल 83 में है जी। इसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, इसी प्रकार राज्यसभा का भी क्या होता है जी? सभापति होता है। राज्यसभा का भी क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति यानी लोकसभा तो अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है, जबकि राज्यसभा को अपना अध्यक्ष यानी सभापति का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती। जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। यानी फिक्स पद है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है जी? 5 वर्ष का है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका क्या होता है? सभापति होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि वो व्यक्ति कौन है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका क्या होता है? सभापति होता है। तो कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ध्यान रखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लेकिन यहाँ गलती न हो जाए, राज्यसभा सभापति का पूछा है और अपने को यहाँ पर ध्यान लगाना है कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है।
अब है उपसभापति, यानी सभापति तो क्या हो गया साहब, फिक्स हो गया, जबकि उपसभापति तो जिस प्रकार लोकसभा अपने में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनती है, उसी प्रकार राज्यसभा भी अपने में से क्या चुन लेती है, उपसभापति का चुनाव करती है। तो ये पूछा जाए कि उपसभापति का चुनाव कौन करती है, तो राज्यसभा अपने में से उपसभापति का क्या करती है, चुनाव करती है। इसी प्रकार है आर्टिकल अनुच्छेद 85, यानी अनुच्छेद 85 में क्या है, तो देखिएगा अनुच्छेद 85 में क्या है, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है। आहूत का अर्थ होता है जी बुलाना, आहूत का अर्थ क्या होता है, बुलाना। तो ये पूछा जाए कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। संसद के सत्र का 17वां भी कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को भंग भी कौन करता है, लोकसभा को भंग कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। यानी आर्टिकल 85 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाता है, संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा करता है यानी 17वां, जबकि लोकसभा को भंग करता है। यहां पर लोकसभा भंग होगी, संसद भंग नहीं होगी, क्योंकि संसद के तो 2 सदन हैं श्रीमान जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और राज्यसभा एक कौन सा सदन है जी, परमानेंट हाउस है, जो कभी भी भंग नहीं होती। तो आर्टिकल 85 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, वह लोकसभा को क्या करता है, भंग करता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 85 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87। तो देखें अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है क्या है जी, एक तो नई लोकसभा के गठन, नई लोकसभा के गठन व नए वर्ष के प्रारंभ में, नई लोकसभा के गठन होने पर वह नए वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या करता है जी, संबोधित करता है। तो जो राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है, वो अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए कि नई लोकसभा के गठन व नए वर्ष के प्रारंभ में जब राष्ट्रपति संसद के सत्र को संबोधित करता है, तो उसके द्वारा जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है उसको तैयार कौन करती है, तो उसको मंत्रिपरिषद तैयार करती है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 87 में है। इसी प्रकार है एक देखो संसद की गणपूर्ति, संसद की गणपूर्ति यानी गणपूर्ति, जैसे लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है जी, 1/10, यानी कितनी होनी चाहिए, लोकसभा की कार्रवाई जब भी चलेगी जब लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य बैठे हुए होंगे, 55 सदस्य। इसी प्रकार राज्यसभा की गणपूर्ति, राज्यसभा की भी गणपूर्ति कितनी होती है जी, 1/10, यानी कितने सदस्य हो गए जी, 25 सदस्य। यानी लोकसभा में 55 सदस्य व राज्यसभा में 25 सदस्य बैठे होंगे जब भी इनकी कार्रवाई शुरू होती है। इसी प्रकार है जी 3 विधेयक हैं, एक होता है साधारण विधेयक, कौन सा, साधारण विधेयक। तो इसको आराम से समझते हैं, साधारण विधेयक क्या है। तो देखें संसद के 2 सदन हैं जी, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि साधारण विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाए और जरूरी नहीं है
कि साधारण विधेयक पहले राज्यसभा में ही रखा जाए। कहने का अर्थ है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। मान के चलते हैं, मान लो पहले लोकसभा में रखा और लोकसभा ने पास कर दिया, फिर उसके बाद में कहां पर जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा यदि उसे कितने महीने पास नहीं करे, 6 महीने पास नहीं करे, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये पूछा जाए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। और आर्टिकल 108 के तहत कौन से विधेयक के ऊपर? साधारण विधेयक के ऊपर। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 118 के तहत करता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 118। तो ध्यान रखें, ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो कौन है? तो बुलाता तो राष्ट्रपति है। वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। जबकि साधारण विधेयक के ऊपर जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और वो कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 118 के तहत। तो समझ में आया होगा, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने पास नहीं किया, तो साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार है जी धन विधेयक। इसी प्रकार कौन सा है? धन विधेयक। आर्टिकल 109 में लिखा है, अनुच्छेद 109 में क्या लिखा है? संसद के वो 2 सत्र हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो इसका सीधा सा स्पष्ट अर्थ है कि धन विधेयक पहले किस में रखा जाता है? धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है। और लोकसभा से पास होने के बाद में किस में जाएगा जी? राज्यसभा। और राज्यसभा ने यदि इसे कितने दिन में पास नहीं किया? 14 दिन में पास नहीं किया, या पास कर दिया। कहने का अर्थ है कि राज्यसभा उसे या तो अपने पास 14 दिन रख सकती है, या 14 दिन के अंदर पास करे या फेल करे, उसका कोई भी असर नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 14 दिन के बाद में धन विधेयक अपने आप ही पास मान लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में सर्वोच्च शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा तो इसे सिर्फ डिले कर सकती है, और वो भी कितने दिन? 14 दिन। और 14 दिन के बाद में अपने आप ही क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये पूछा जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार है जी संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। और ये कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 368 में है। देखिएगा, संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले उसे लोकसभा में रखें,
जरूरी नहीं है कि पहले उसे राज्यसभा में रखें। कहने का अर्थ है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। मान लो उसे पहले लोकसभा में रखा और लोकसभा ने उसे 2/3 बहुमत से पास कर दिया, उसके बाद में किस में जाएगा जी? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा यदि उसे अपने 2/3 बहुमत से 6 महीने तक पास नहीं करे, कितने महीने तक? 6 महीने तक पास नहीं करे, तो संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। जबकि साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। जबकि साधारण विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रख सकते हैं, लेकिन साधारण विधेयक के ऊपर तो अपन लोग संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। इसी प्रकार है एक आर्टिकल है अनुच्छेद 123, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, अनुच्छेद 123 यानी अध्यादेश। अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश कौन जारी करता है, कब जारी करता है? तो देखिएगा अनुच्छेद 123 में बाकायदा लिखा हुआ है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। कौन जारी करता है जी? राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 123 में क्या है, तो आर्टिकल 123 में अध्यादेश है। और ये अध्यादेश कब रखा जाता है? तो ये अध्यादेश संसद का जब सत्र न चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश संसद के द्वारा कब पास होना चाहिए? तो ये अध्यादेश संसद के द्वारा जब संसद का सत्र शुरू हो, जब संसद का सत्र शुरू हो और शुरू होने के 6 सप्ताह, ध्यान रखिए यहाँ 6 सप्ताह लिखा है मैंने, 6 महीने नहीं लिखा। संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ये क्या हो जाना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। ध्यान रखें। तो अध्यादेश कौन जारी करता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। और ये अध्यादेश कब पास हो जाना चाहिए? संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर। तो ये कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल 123 है। इसी प्रकार राज्यसभा के 2 विशेष कार्य हैं जी। राज्यसभा है, उसके 2 विशेष कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण विशेष कार्य हैं। एक है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। तो देखिएगा आर्टिकल 249 में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। आर्टिकल 249 में है जब राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का, जब राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और कितने बहुमत से उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले के 2/3 बहुमत से राज्यसभा यदि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है जी? संसद के पास आ जाता है। तो आर्टिकल 249 में क्या लिखा हुआ है? जब राज्यसभा अब उपस्थित व मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार फिर किसको हो जाता है जी? संसद को हो जाता है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है 312, अनुच्छेद 312। आर्टिकल 312 है जो भी राज्यसभा का एक विशेष नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन
सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आर्टिकल 312। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करती है जी? संसद करती है। तो ये आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 थे। इसी प्रकार है संसद की समिति। जैसे समिति है जी लोक लेखा समिति। तो देखें लोक लेखा समिति क्या है। इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 सदस्य होते हैं। इन 22 में भी 15 तो किसके? लोकसभा के। 7 किसमें से? राज्यसभा में से। यानी 22 सदस्य 15 लोकसभा में से और 7 राज्यसभा में से प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में से 1 वर्ष के लिए किसी विपक्ष के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में से किसी विपक्ष के किसी एक सदस्य को 1 वर्ष के लिए इसका क्या करता है? अध्यक्ष नियुक्त करता है। इसका कार्य क्या है जी लोक लेखा समिति का? सीएजी की रिपोर्ट से मिलान करते हुए खर्चे की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करना? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करना। इसी प्रकार है दूसरी प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति या मितव्ययिता समिति कह दो, इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है जी? 30 होती है। और 30 के 30 किसमें से होते हैं? लोकसभा में से होते हैं। और प्राक्कलन समिति व लोक लेखा समिति को संसद की जुड़वा बहन कहा जाता है। एक है जी संसद की कार्रवाई से संबंधित। जैसे एक होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? तो देखिएगा संसद की कार्यवाही 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल से शुरू होती है। तो संसद की कार्यवाही 11 से 12 बजे के बीच में किससे शुरू होती है जी? प्रश्नकाल से। तो कहने का अर्थ है कि संसद की कार्यवाही किससे शुरू होती है? प्रश्नकाल से शुरू होती है। उसके बाद में है जी शून्यकाल। कौन सा है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है जी? शून्यकाल होता है। और शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितने घंटा होती है? 1 घंटा होती है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितने होती है जी? 1 घंटा। यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। इसी प्रकार है अविश्वास प्रस्ताव। तो देखें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कहां पर आएगा जी? लोकसभा में। और लोकसभा के कितने सदस्य? 50 सदस्य मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। और यदि ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार हट जाती है, बर्खास्त हो जाती है। देखें अभी अपन ने जो ये संसद का टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में से एमटीएस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 79 में क्या है? तो अनुच्छेद 79 में क्या है जी? आंसर है अनुच्छेद 79 में संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा
वह राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग क्यों होता है? कोई भी कानून हो, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर हस्ताक्षर कौन नहीं करते? राष्ट्रपति नहीं करते। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो देखें आंसर क्या होगा जी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। जबकि ये पूछा जाए कि अधिकतम आयु क्या चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए जी? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख इसमें भी नहीं है। देखें, लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एमएलए के द्वारा किया जाता है। और एमएलए कौन सी प्रणाली से करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न नंबर 3, उच्च सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन व द्वितीय सदन किस सदन को कहा जाता है? किस सदन को कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा जी? उच्च सदन, स्थायी सदन व द्वितीय सदन किस सदन को कहते हैं? राज्यसभा को कहा जाता है। जबकि ये पूछे कि निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन किसको कहेंगे? वो लोकसभा को कहेंगे। प्रश्न 4, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर आएगा जी 6 वर्ष का। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इसीलिए तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हटते हैं। इन कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में सदस्य संख्या हमेशा बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर क्या होगा जी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जी? मीरा कुमार थी। जबकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं?
तो आंसर क्या आएगा जी? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा अपने में से, राज्यसभा अपने में से करती है। जबकि राज्यसभा का सभापति फिक्स होता है जी, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। जबकि उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने में से करती है। प्रश्न 7, साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आंसर क्या आएगा जी? राष्ट्रपति। साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है जी? राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। प्रश्न नंबर 8, साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया है? तो आंसर क्या आएगा जी? 3 बार बुलाया गया है। एक बार तो 1961 दहेज से संबंधित मामला था, एक बार 1978 बैंकिंग से संबंधित, और तीसरा है 2002 में पोटा से संबंधित यानी आतंकवाद से संबंधित। प्रश्न 9, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर क्या आएगा जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 118 के तहत। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर क्या आएगा जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये पूछा जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न 11 है, धन विधेयक सर्वप्रथम कौन से सदन में रखा जाता है? तो आंसर क्या आएगा जी? लोकसभा में। देखें, आर्टिकल अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 109 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि धन विधेयक पहले किस में रखा जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में से फिर किस में जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा उसे अधिकतम अपने पास कितने दिन रोक सकती है?
14 दिन, 14 दिन के अंदर यदि वो चाहे पास करे या उसको पास न करे या वो अपने पास रोक सकती है, यानी अधिकतम वो डिले कर सकती है 14 दिन। 14 दिन के बाद में वो अपने आप ही क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। क्वेश्चन 12 है, ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 85 में क्या है, 85 में क्या है, तो आंसर क्या होगा जी, अनुच्छेद 85 में है राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, वह लोकसभा भंग करता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 85 में है। प्रश्न नंबर 13 है, संसद का सत्र न चल रहा हो तब अध्यादेश कौन जारी करता है, तो आंसर क्या आएगा जी, राष्ट्रपति। संसद का सत्र न चल रहा हो तब अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। देखें आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और वो अध्यादेश जब संसद का सत्र शुरू हो जाए उसके शुरू होने के 6 सप्ताह में वो अध्यादेश क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। प्रश्न 14 है, शून्यकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, तो देखें आंसर आएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है जी, शून्यकाल होता है, जिसकी अधिकतम अवधि कितने होती है जी, 1 घंटा होती है। इसी प्रकार प्रश्न 15 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद कौन से अनुच्छेद के तहत करती है, आंसर क्या आएगा जी, अनुच्छेद 312। देखें नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद कौन से अनुच्छेद के तहत करती है जी, 312। देखें सर्वप्रथम राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से पास कर दे तो फिर संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करती है, गठन करती है। तो देखें ये अपन ने संसद में जो एमटीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया। अब देखें ये सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखें आजकल जो एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, हार्ड होने की वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक को बनाया गया है जिसका आप अध्ययन करें। इसी प्रकार ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस
एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या है, संकलन है। एसएससी की पुराने एमसीक्यू नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है जी, संकलन किया गया है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यानी एक्सप्लेन की गई है। इसी प्रकार ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें किया गया है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज इसका क्या किया गया है जी, संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।